हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी साइंस का नया चैप्टर का नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझाऊंगा, जिससे चैप्टर आपको एकदम मक्खन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं समझना। जब भी एक फीमेल और एक मेल आपस में मिलते हैं तो एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है। इस प्रोसेस को, बच्चे को जन्म देने की इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी, लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, है ना, लाइक देमसेल्फ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब भैया अपने ही जैसे नए जीव को, नए लिविंग बीइंग्स को यहां पर पैदा करना, उसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बेटा कि जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही करते, नहीं। इस दुनिया में जितनी भी लिविंग बीइंग्स है उन सब में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि पक्षी हो गया वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, जैसे कि मछली हो गई वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे जितने भी एनिमल है वो सब रिप्रोडक्शन करते हैं। यहां पर हर एक चीज में रिप्रोडक्शन होता है। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज है, वरदान है, जिसकी वजह से ही दुनिया बनी रहती है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है, ऐसा तो ये है हमारा रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो मम्मी पापा है उनका जो बेटा आता है उसमें मम्मी पापा के जो लक्षण है ना, जो मम्मी पापा के ट्रेट से वो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बेटा या बेटी के अंदर। होता है कि नहीं होता ऐसा। अब वो ट्रेट कौन ट्रांसफर करवाता है बेटा, वो करवाते हैं क्रोमोसोम। आपको दिखाएं एक क्रोमोसोम को, तो ये क्रोमोसोम है बेटा। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के अंदर होता है एक डीएनए। ये कौन है, ये डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, जिसमें रहती है इंफॉर्मेशन, जानकारी। कौन सी जानकारी, मम्मी पापा के बाल काले हैं, बेटा बेटी के बाल भी काले, मम्मी पापा गोरे हैं, बेटा बेटी गोरे हैं, है ना। ये जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी डीएनए की जीन्स में स्टोर रहती है बेटा। ठीक है, ऐसा। अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है। देखो, एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो कौन सा, एसेक्सुअल, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, इन सब में एसेक्सुअल होता है। और सेक्सुअल किसमें होता है, हमारे इंसान में, एनिमल में, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो देखो, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन in which both male and female participate is called sexual reproduction। मतलब रिप्रोडक्शन की ऐसी मेथड जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करे और एक नए बच्चे को जन्म दे दे, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर मेन प्रोसेस पता है किस चीज की होती है। उसमें देखो, एक होता है स्पर्म जो कि भैया मेल के अंदर होते हैं, और ये है ओवम जो कि फीमेल के अंदर होते हैं, है ना। मेल के स्पर्म, फीमेल के ओवम, है ना। आपस में जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस हुई है इसको हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एग्जाम में पूछेगा भैया फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो, तो लिख देना मेल से स्पर्म और फीमेल से एग या फिर ओवम बोल सकते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है बेटा। ठीक है, ऐसा। अब समझते हैं कि आखिर ये स्पर्म क्या होते हैं। तो देखो, स्पर्म जो है ये आपके सामने दिख रहा है, ये स्पर्म है। सर ये इतना बड़ा दिखता है, नहीं, आंखों से तो दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखते हैं, पर एनिमेशन की मदद से हम यहाँ पे हर एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। तो ये स्पर्म है बेटा। ठीक है, इस स्पर्म का ये एक हेड है, देखो ये हेड है बेटा इसका, है ना, ये हेड, ये इसका मिडिल पार्ट है। क्या है, ये इसका मिडिल पार्ट है, और ये है इसकी टेल। मतलब स्पर्म में तीन चीजें होती है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। इन चीजों से मिलकर ये स्पर्म बनता है, और ये ऐसे ऐसे स्विम करते रहते हैं भैया, है ना, ऐसे स्विम करते रहते हैं यहाँ पर, है ना। और ये जो स्पर्म है ये सिंगल सेल होते हैं, मतलब इनकी सिंगल सेल होती है, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं भैया। ठीक है, ऐसा। दूसरे नंबर पे आता है ओवम। अब जो ओवम है वो फीमेल के अंदर होते हैं, है ना, लड़कियों के अंदर होते हैं। इनको एग भी बोलते हैं भैया। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको एग भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है,
अब इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक तो हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर और एक हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एक प्लांट से दो या दो से ज्यादा मतलब बहुत सारे प्लांट अगर नए नए बन के आते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी? द प्रोसेस ऑफ breeding plants using their gametes to give birth to a new plant is called sexual reproduction in plants। मतलब नए नए पौधों को जन्म देना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है भैया, ठीक है। अब देखो आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं कि जो प्लांट्स है ना, इसके अंदर भी मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम इंसानों के अंदर होता है ना मेल और फीमेल, सेम टू सेम जो है प्लांट्स में भी मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है। ऐसा अब यहां पे क्या है कि जो मेल और फीमेल है, मतलब इस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि नहीं है, जहां से हम सुसु करते हैं, ठीक है, इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। सेम टू सेम ये जो पौधा है इसका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और पता है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पे होता है? ये जो इसके फूल है, ये जो इसका यहाँ पे फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या फिर सीड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अभी आपको आगे समझाने वाला हूं मैं, बहुत मजा आएगा आपको, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो याद रखना, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन। प्लांट के या फ्लावर के जो मेल पार्ट है उसको हम स्टेमन बोलेंगे और जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग पिस्टिल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। तो अब मैं आपको देखो एक फ्लावर को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको और मजा आए पढ़ाई में कि कैसे क्या हो रहा है भैया, है ना। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं स्टेमन को। किसको समझ रहे हैं? स्टेमन को। तो ये एक फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में ये जो आपको ये येलो येलो कलर के जो बने हुए ना, इनको हम बोलते हैं स्टेमन। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक अलग से बना दिया है कि ये स्टेमन है। अब स्टेमन के भी पार्ट होते हैं बेटा, ध्यान से समझना। एक तो ये मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। इसमें यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का येलो येलो कलर से बना रखा है इसको हम बोलते हैं एंथर। और इस एंथर के अंदर जो है ऐसे छोटे छोटे से पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, डॉट्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे, हिंदी में सुना होगा आपने, परागकण अपने एरिया में बोलते परागकण, है ना, ऐसा। तो ये वो पोलिन ग्रेन है भैया। तो याद रखना यहां पे मेल पार्ट में जो कि है हमारा स्टेमन, उसमें भी तीन चीजें हैं, एक है फिलामेंट, एक है एंथर और एक है बेटा पोलिन ग्रेन, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम में ये लिखना है आपको, ये सारी की सारी बात है, ठीक है। इसके बाद आता है फीमेल पार्ट जो कि है पिस्टिल। क्या बोलते हैं उसको? पिस्टिल बोलते बेटा। फीमेल पार्ट आपको ये बीच में दिख रहा है, ये जो बीच वाला है, जो मैंने आपको अलग से समझाने के लिए इधर बता दिया है भैया, ठीक है। ऐसा इस फीमेल पार्ट में ये जो है पूरा पिस्टिल है, ठीक है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं स्टाइल, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और तीसरे नंबर पे यहां है ओवेरी, जिसके अंदर बहुत सारे एग्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल के। पिस्टिल का तीन पार्ट। सबसे पहला पार्ट कौन है बताओ? जो सबसे ऊपर ही ऊपर आता है स्टिग्मा। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, यहां पर एक ऐसा यूं समझ लो केमिकल टाइप का कुछ होता है जो कि चिपचिपा सा होता है, है ना, स्टिकी चीज होती है ये। अभी क्या करती है, जो पोलिन ग्रेन है उसको इसके ऊपर ऐसे आके चिपका लेती है, ऐसे चिपका लेती है भैया, ठीक है। दूसरा जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओवेरी, जिसमें एग होते हैं, एग बने हुए रहते हैं भैया इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके मैंने स्टेमन भी बता दिया और आपको पिस्टिल भी बता दिया बेटा, ठीक है। अब देखो जो फ्लावर है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर हम समझे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को तो आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर या तो वो लड़का हो या लड़की हो, इसको यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। समझ में आया? ऐसा मतलब जिसमें या तो मेल पार्ट हो, जैसे आप देखो यहां पर मेल पार्ट ही है, ठीक है, ये मेल पार्ट ही है, ऐसा, इसमें कोई फीमेल पार्ट नहीं है। सेम आप उधर की तरफ देखो, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, पिस्टिल है, इसके अंदर कोई मेल पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो है ये मेल पार्ट कहलाता है और ये जो है फीमेल पार्ट कहलाता है। मतलब जिस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे यूनिसेक्सुअल में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे भैया पपाया हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, क्यूक्यूम्बर हो गया, ये सारे जो है इन सब चीजों के एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल के। क्लियर है? तो ये
ये यूनिसेक्सुअल होता है। दूसरे नंबर पे आता है भैया बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही फूल के अंदर दोनों हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, मतलब कि स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो। ठीक है, तो देखो स्टेमन भी है ना, और पिस्टिल भी है, जिसके अंदर दोनों होते हैं उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि भैया गुलाब का पौधा, ठीक है, ऐसा ये बाइसेक्सुअल होता है ना। जैसे गुलाब हो गया, लिली हो गया, ब्रिंजल हो गया, हिबिस्कस हो गया, है ना, पेटूनिया हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब के सब बाइसेक्सुअल कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे? बाइसेक्सुअल कहलाएंगे। समझ में आया, है ना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है देखो समझो। पॉलिनेशन की डेफिनेशन कितनी आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। होता क्या है पॉलिनेशन? देखो, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। देखो मैंने अभी बताया ये जो ये येलो है ये एंथर है। क्या है ये एंथर है, ये सब एंथर है, और यहां पर है स्टिग्मा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंथर है ना, इसमें है पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन का एंथर से उड़ के स्टिग्मा में जाके चिपक जाना, जैसा अभी चिपका है। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रही ना, ये पोलन ग्रेन एंथर से चलकर स्टिग्मा में जाके ऐसे चिपक रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। समझ में आया पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? ठीक है, अब जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को समझते हैं। सेल्फ का मतलब सेल्फ में, खुद में ही हो गई अगर प्रोसेस, है ना, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। जैसे देखो समझो, ये एक ही ऐसा फ्लावर है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये स्टिग्मा भी है, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा पिस्टिल भी है ना, पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है, दोनों है इसके अंदर, ये बाइसेक्सुअल है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से ये पोलन ग्रेन को इस एंथर से उठाया और यहाँ से उठा के मैंने इसके ऊपर चिपका दिया, पिस्टिल के स्टिग्मा पे चिपका लिया, ये चिपका लिया, तो अब खुद में पोलन ग्रेन इधर के उधर हुए ना, खुद में पोलन ग्रेन जो है एंथर से चल के स्टिग्मा पे चिपक गए हैं, तो खुद में हुए ना पौधे, जो फ्लावर है उसके अंदर ही ये चीज हुई है, सेल्फ हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, खुद में हो गया है। ठीक है, ऐसा। फिर आता है भैया कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या है? दूसरे के अंदर, मतलब कि अगर समझो कि यहाँ के इस वाला, ये वाला जो एंथर है, ये दो फूल दिख रहे हैं आपको, ये दो फूल दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से अगर मैं यहाँ से एंथर को उड़ा के ऐसे इस वाले के स्टिग्मा पे चिपका दूं, ये चिपका दिया, तो बताओ इधर से उड़ के इधर आया है, मतलब दूसरे फ्लावर में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन तो हुआ है, पर इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे बेटा। ठीक है, ऐसा। अब सवाल उठता है सर कि क्या ये जो ऐसे उड़ के जा रहे हैं, जो आप हमको दिखा रहे हो कि ये ऐसे उड़ के जा रहे हैं, तो ये अपने आप कैसे उड़ जाते हैं भैया? ऐसे कैसे हो जाता है? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनको उड़ाते या लेके जाते हैं इधर के उधर। कौन लेके जाता है? सबसे पहले बता देता हूं, जैसे मधुमक्खी हो गई। मधुमक्खी आप देखना इन फूलों के ऊपर जाके बैठती है, इनके पोलन ग्रेन को इनको पकड़ लेती। कैसे पकड़ती है? ये जो मधुमक्खी के जो पैर है ना, इसमें छोटे छोटे से कांटे जैसे होते हैं, तो जैसे ये पोलन ग्रेन के ऊपर बैठती है उसको चिपका लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, फिर ये मधुमक्खी उड़ के कहां से? दूसरे फ्लावर पे जाएगी ऐसे, तो अब ये दूसरे फ्लावर पे जाती है, तो देखो वो जो पोलन ग्रेन उड़ा के ले गई थी, इसको वो उस स्टिग्मा पे चिपका देती है, तो इससे भैया पॉलिनेशन हो जाता है, इससे पॉलिनेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये हुआ भैया यहाँ पर पॉलिनेशन। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, ये जो हवाएं चलती है ना, हवा की वजह से भी उड़ के इधर के उधर हो जाता है बेटा, तो उससे भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन वाला काम। अब आता है कि जर्मिनेशन किसको कहते हैं? कुछ नहीं यार, बीज बोना और बीज को बो के एक पूरा पौधा बना देना, उसको बोल देते हैं जर्मिनेशन। जैसे सबसे पहली स्टेप क्या होती है बताओ? हम बीज बोते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या होगा? वो बीज जो है उसमें से उसका अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब इससे जो जड़ वड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ से इस तरीके से पत्ती बाहर निकलना स्टार्ट होगा और इसकी जड़ें, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ फैलना स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा? फिर धीरे धीरे जो है ये पौधा ऐसा बढ़ना स्टार्ट होगा और इसका जो छिलका है ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा भैया, और लास्ट में क्या होगा? ये पौधा कंप्लीट बड़ा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, बीज से प्लांट तक की जो प्रोसेस है, इसको बोलते थे जर्मिनेशन। क्या बोलते थे इसको? इसको जर्मिनेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो बीज है इसके ऊपर का जो ये पार्ट है इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं, जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया, तो अब उसके पीछे का जो पार्ट है जो ये ऐसा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, है ना। और ये वाला पार्ट जो आपको एक हल्की सी जड़ दिख रही है, ये रूट्स दिख रही है बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडोन्स। क्या बोलते थे इसको? कॉटिलिडोन्स।
गाइडेंस बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 3 चीजें और थी हमारे पास में। अब आते हैं द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि आखिर इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, पॉलिनेशन आपको सिखाया है ना। पॉलिनेशन में क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा में बहुत सारा केमिकल होता है ना, और ये है पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब क्या मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा केमिकल भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये स्टिकी होता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई पोलन ग्रेन आके इससे चिपक गया, अब ये पोलन ग्रेन को ये केमिकल क्या करेगा, नीचे अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। देखो ये ऐसे जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ है एग, क्या है बेटा, ये एग है। जब एग से ये पोलन ग्रेन मिल गया, ठीक है, अब देखो ये एग जो है ये तो फीमेल गेमेट्स है ना, फीमेल गेमेट्स है, और जो ये पोलन ग्रेन है ये मेल गेमेट्स है। जब ये दोनों आपस में मिल गए हैं, इन दोनों के आपस में मिलने की वजह से ये जो प्रोसेस हो रही है, मतलब अब क्या बनेगा, एक जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुई है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन है, जब पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ट्यूब से होते हुए इस एग से जाकर मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, जाइगोट बनने की इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ये जाइगोट जो है ऐसे बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे डेवलप्ड होता जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भैया क्या बन गया, ये एक एम्ब्रियो बन गया है बेटा, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरीके से हो रही है, आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखो ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, ये जो ओवेरी है ये पूरी इस फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में। जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, मैंने अभी बताया जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू सीड्स, ये जो एम्ब्रियो है ये सीड्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस सीड्स में कन्वर्ट हो रहा है। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द आउटर कवर ऑफ द सीड्स, है ना, मतलब कि ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ये जो सीड है इसके जो बाहर का कवर है वो उसमें कन्वर्ट हो गई है ओव्यूल, ठीक है, ऐसा। और रेस्ट ऑफ द फ्लावर डाइज, और बाकी का फ्लावर जो है वो मर जाता है। तो इस तरीके से हमारा फ्रूट बनता है और उसके सीड्स बनते हैं, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि बहुत बार जो भैया बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे पपाया के अंदर, तरबूज के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एग होंगे, बहुत सारे एग होंगे, तो बहुत सारा फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत सारे जाइगोट बनेंगे, बहुत सारे जाइगोट बनेंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेगा, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, तो एक से ज्यादा यहां पर सीड बन के आएंगे भैया यहां पर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। किसको समझ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं। क्या बोला कि द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब क्या है बेटा इस बात का कि देखो लड़कों में होते हैं स्पर्म, लड़कियों में होते हैं ओवम, है ना। ये स्पर्म और ये ओवन दोनों ही मिलकर भैया रिप्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इन सेल को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। समझ में आया। तो रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन सी है, एक है स्पर्म और एक है ओवम भैया, ठीक है ना। ऐसा द डेवलपमेंट of this cell occur in a particular period of the life span of human beings in which special changes occur in different part of the body। मतलब ये सेल ऐसा नहीं है कि बच्चे जब होते उनमें नहीं होते, याद रखना है ना। जब आप छोटे थे तब आप में ये सेल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लग जाती है, लगभग अगर आप 11 साल से 19 साल के बीच में जब आने लग जाते हो, तो इस बीच में इन सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। ऐसा तो इनको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, है ना। अब देखो फिर आता है एडोलसेंस। क्या करिए, एडोलसेंस किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो द पीरियड ऑफ द लाइफ, है ना। देखो ध्यान से समझना, देखो जब सबसे पहले क्या होता है, हम बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मान लो वो 2 साल का हुआ, फिर वो और बड़ा होगा 8 साल का होगा, फिर वो 13 साल का होगा, फिर वो 17 साल का होगा, फिर वो 35 साल का होगा, और ऐसे वो बुढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही तो चलते हैं ना जीवन अपना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। मतलब कि भैया पूरे जीवन का एक ऐसा समय जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, लगातार चेंजेस हो रहे होते हैं, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं उसको, एडोलसेंस बोलते हैं, जो कि बेसिकली 13 ईयर से 17 ईयर में सबसे ज्यादा होता है बेटा, ठीक है। 13 से 17 में सबसे ज्यादा होता है। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द
एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ द एज। 11 साल से स्टार्ट हो जाता है और 18 से 19 साल तक की जो एज है उसको एडोलसेंस बोल देते हैं, किशोर अवस्था बोल देते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन, ध्यान से समझो आप, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर सिंस दिस पीरियड्स कवर द टीन 13 to 18, देखो क्या बोल रही है 13 18, मतलब ये जो 13 है इसकी स्पेलिंग में टीन आ रहा है, इसलिए इस उम्र के लोगों को टीनेजर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टीनेजर्स। तो इस समय आप लोग क्या हो? टीनेजर्स हो। क्यों टीनेजर्स हो? क्योंकि आपकी एज कहीं ना कहीं 13 से लेकर 19 टीन समझ गए, उसके बीच में चल रही है, इसलिए आपको इनको टीनेजर्स बोल देते हैं। समझ में आया टीनेजर्स क्यों नाम पड़ा है आपका? ठीक है, ऐसा। इसके बाद देखो, इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज, है ना। लड़कियों के अंदर जो है एडोलसेंस वो लड़कों से 1 या 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है, मतलब लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी बड़ी होती है, लड़का धीमे धीमे बड़ा होता है बेटा। ठीक है, द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एडोलसेंस का जो पीरियड है वो वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है 13 साल में ही बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा ऐसा, है ना। कोई 13 में भी अडल्ट हो जाता है, कोई 14 में भी हो जाता है, कोई 15 में भी हो जाता है, सबका अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी बॉडी अलग है, उस हिसाब से चीजें होती है भैया। ठीक है, ऐसा। फिर आता है प्यूबर्टी। क्या करिए, प्यूबर्टी किसको कहते हैं? द पीरियड ऑफ एडोलसेंस इन विच रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी, मतलब ऐसा समय, जीवन का ऐसा समय जिस समय जो है रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो मैच्योर हो जाए एकदम, उनको हम बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं प्यूबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन प्यूबर्टी इज द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। प्यूबर्टी के टाइम पर ही जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट डेवलप्ड हो जाते हैं, है ना, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं भैया, है ना, ऐसा। इसके बाद में फिर आता है चेंजेस एट प्यूबर्टी। आखिर प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में आपसे, कौन कौन से चेंज होते हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन हाइट बढ़ती भैया बच्चों की, ठीक है, ऐसा हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट, सम ऑफ द चिल्ड्रन मे ग्रो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, बट सम ऑफ देम मे ग्रो ग्रेजुअली। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हाइट कुछ बच्चों को तो फटाक से बढ़ जाती है, एकदम जल्दी से बढ़ती है, और कुछ बच्चों में धीमे धीमे करके हाइट बढ़ती है। तो हर एक बच्चे का बड़े होने का, ग्रो करने का तरीका अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग है बेटा, ठीक है, ऐसा। दूसरी बात, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है इनकी हाइट भैया? उनके पेरेंट्स के जीन से। अगर उनके मम्मी पापा जो है वो लंबे हैं तो बेटा बेटी के भी चांसेस है कि वो भी लंबे हो जाएंगे। मम्मी पापा बोने हैं तो बेटा बेटी भी बोने रह जाएंगे, कम हाइट के रह जाएंगे भैया, ठीक है, ऐसा। फूडिंग हैबिट्स, है ना, इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब खाने पीने की आदत, न्यूट्रिशन कैसा ले रहे, ये सारी चीजें जो है हमारे ग्रोथ पे, मतलब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है भैया अपनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या चेंज होता है? चेंज इन शेप ऑफ बॉडी। भैया बॉडी का शेप बदलने लग जाता है। कैसे शेप बदलने लग जाता है? जो लड़के हैं उनके कंधे चौड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े मसल्स आना लग जाता है उनमें, है ना। और लड़कियां जो है उनका लोअर पार्ट जो है वो ऐसे चौड़ा होना स्टार्ट कर देता है ना लड़कियों का, ठीक है। यहाँ पर ब्रेस्ट वगैरह आने लग जाते हैं, है ना, स्तन बनने लग जाते हैं उनके, ये सब चीजें चेंजेस होती है भैया। तो क्या बोला? ड्यूरिंग प्यूबर्टी द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन अंडरगो सेवरल चेंजेस। इन बॉयज द शोल्डर ग्रो बॉर्डर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लड़कों के जो शोल्डर है वो चौड़े हो जाते हैं, मसल्स ग्रो हो जाती है, मोर प्रोमिनेंटली हो जाते हैं, है ना। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइड, ठीक है, लड़कियों के अंदर जो है जो उनका कमर के नीचे वाला हिस्सा है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 18, मतलब कि 18 साल तक जो है इनकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, फिर नहीं बढ़ती है बेटा, जितनी बढ़नी होती बढ़ जाती है फिर उसके बाद, ठीक है, ऐसा। वॉइस बॉक्स, चेंज इन वॉइस में बदलाव आने लग जाता है। लड़कों की आवाज जो है वो थोड़ी मोटी होने लग जाती है भैया इसमें, है ना, ऐसा। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इनके वॉइस बॉक्स में चेंजेस होना स्टार्ट। ये वॉइस बॉक्स है जिसकी मदद से हम लोग बोल पा रहे हैं, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। मैंने आपको चैप्टर 5 के अंदर भी इसको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, लाइफ प्रोसेस के अंदर भी, ठीक है, ऐसा। बॉय ग्रो अ लार्जर वॉइस बॉक्स दैट अपीयर एज अ बल्जिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, है ना। जो बॉयज है, लड़के हैं, उनका जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो कि यहाँ दिखता भी है, होता है ना, ये यहाँ पे यहाँ ऐसे लटक जाता है इस तरीके से, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, ऐसा,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये देखो लिखा हुआ भी है एडम्स एप्पल। एज दे रीच द एडोलसेंट देयर वॉइस बिकम हॉर्स, जैसे जैसे वो जवान होते जाते हैं उनकी जो आवाज है वो थोड़ी हॉर्स मतलब भारी होने लग जाती है, ठीक है। गर्ल्स डेवलप्ड अ स्मॉल साइज सी साइज्ड वॉइस बॉक्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, भैया लड़कियों का जो वॉइस बॉक्स है वो छोटा रहता है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता है बेटा, ठीक है ऐसा। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, अब जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कियों का सेक्स ऑर्गन जो है वो भी डेवलप होता है, लड़कों के सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती है बेटा। तो क्या बोल रहे हैं कि एज सुन एज द चिल्ड्रन रिचेज द एज ऑफ एडोलसेंस देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलपिंग कंप्लीटली, मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन बॉयज टेस्टीज एंड पेनिस बिकम कंप्लीटली डेवलप्ड, जो टेस्टिकल है, जो ये टेस्टीज है वो भी डेवलप हो जाएगा और जो पेनिस है वो भी कंप्लीटली डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। द टेस्टिस बिकम केपेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, और इन टेस्टिस से स्पर्म बनना चालू हो जाता है भैया, ठीक है। सिमिलरली इन गर्ल्स द ओवेरी डेवलप एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द एग्स, मतलब ये जो ओवेरी है इनमें एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं भैया, क्या हो जाते हैं, एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको आगे इस चीज को और ज्यादा अच्छे डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, आगे अपने आप में ये टॉपिक बन के आ रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर एग बनते हैं और इसमें स्पर्म बनते हैं बेटा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में और क्या होता है, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज इन गर्ल्स, लड़कियों के स्तन बड़े होने लग जाते हैं, उनके ब्रेस्ट बड़े होने लग जाते हैं। हेवीनेस इन वॉइस, आवाज जो है लड़कों की वो थोड़ी भारी होने लग जाती है। हेयर इन द आर्मपिट एंड जेनिटल एरियाज, भैया जो हमारे जो आर्मपिट्स होते हैं ना, जो अगल बगल में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, नीचे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जेनिटल एरिया का मतलब क्या है, हमारे जो नीचे सुसु करते जिस जगह पे वहां पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ऐसा। Puberty in girls occur in 12 to 14 years while in the boys start at 13 to 15 years. Puberty, लड़कियों की जो puberty है वो 12 से 14 साल में स्टार्ट हो जाती है और लड़कों की 13 to 15 years में स्टार्ट होती है, मतलब लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है बेटा, ठीक है ऐसा। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड, है ना, मतलब लड़कों के अंदर जो आप देखना बहुत ज्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनकी सिबेशियस ग्लैंड बढ़ने लग जाती है ना, जिसमें से ऑयल बाहर निकलता है, ठीक है, और एक स्वेट ग्लैंड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है बेटा, जिसकी वजह से इनके ऑयल और जो पसीना है वो ज्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से कील वहां से भी बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है ऐसा। फिर आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि भैया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसको बोलते हैं। देखो, इन गर्ल ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, लड़कियों के अंदर जो प्यूबर्टी है उस समय उनके स्तनों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उनका ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आपको सामने से वो कैसे दिख रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ऐसा। एंड द बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, है ना, दैट इज मुस्टाचेस एंड बियर्ड, है ना, लड़कों के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं चेहरे पे, ठीक है। इसके बाद एज दिस फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश इन द मेल एंड द फीमेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मेल और फीमेल को अलग अलग दिखाते हैं, सामने से अलग अलग दिखाते हैं भैया, ठीक है ऐसा। फिर बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट पे बाल आ जाएंगे भैया, है ना। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म, हमारी जो आर्म पीट होती है, जो बगल है वहां पर बाल आ जाते हैं। जो जेनिटल ऑर्गन है हमारे, जो सुसु वाली जगह है वहां पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। थाइस पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ऐसा। अब सवाल उठता है कि सर ये इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो आखिर ये चेंजेस किसकी वजह से हो पा रहे हैं, कौन कर रहा है ये सारे के सारे चेंजेस। तो देखो कौन करता है, अच्छे से समझना। टॉपिक क्या है हमारा, कॉज ऑफ चेंजेस इन एडोलसेंस, आखिर कौन कर रहा है ये सारे चेंजेस। तो द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन, कौन करता है बेटा, सेक्स हार्मोन की वजह से ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है सर।
हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। आखिर पहले ये समझो कि हॉर्मोन्स क्या होता है, हालांकि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखना, हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड से बाहर निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से बाहर निकलते हैं। इस पूरे चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है, 6 के अंदर, है ना। तो ये सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से जिसमें से ये हार्मोन बाहर निकलते हैं। पर अभी हमारा जो टॉपिक है हम उसके ऊपर आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है बेटा मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन लड़कों में ही होता है, ठीक है। द हार्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल चेंजेस इन मेल आर कॉल्ड मेल सेक्स हार्मोन। लड़कों की जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है, जितनी भी सेक्सुअल चेंजेस हो रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन की वजह से हो रहे हैं, और वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्रिंग्स सेकेंडरी सिम्टम्स इन मेन सच एज बियर्ड, मुस्टैचेस एंड हेवी वॉइसेस, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो पा रहा है। फिर आता है फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा भैया, एक तो फीमेल के अंदर है, और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना, रिलैक्सिन हो गया, ये सब फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये फीमेल के अंदर जो बॉडी है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। द हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल चेंजेस इन फीमेल्स आर कॉल्ड फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। फीमेल में सेक्सुअल चेंजेस जिनकी वजह से हो रहा है, जिन हार्मोन की वजह से हो रहा है, उसको फीमेल सेक्स हार्मोन बोलेंगे। कौन कौन है, ईस्ट्रोजन है, पूछते हैं ये सब सवाल, है ना, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। उससे क्या क्या फायदा मिलता है, उससे भैया जो है स्पर्म वगैरह बनते हैं, है ना। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, ठीक है। ये नाम लिखने को पूछे जाते हैं, इनका काम भी पूछ सकते हैं कि ईस्ट्रोजन का क्या काम है, द हार्मोन रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। लड़कियों के जो पीरियड्स वगैरह आते हैं वो ठीक तरीके से आए, वो कौन मेंटेन करके चल रहा है, उसको ईस्ट्रोजन हार्मोन मेंटेन कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पे है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, दिस हार्मोन इज हेल्पफुल इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। ये भैया प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत काम का है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है रिलैक्सिन। जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद में उनकी जब डिलीवरी होती है, उस समय जो उनका यूट्रस है वो चौड़ा हो जाता है भैया, क्योंकि बच्चा बाहर निकलेगा ना उस जगह से। यूट्रस जब चौड़ा होता है तो यूट्रस को कौन चौड़ा कर रहा है, रिलैक्सिन कर रहा है भैया, उसको कौन कर रहा है, रिलैक्सिन। तो ये वजाइना या यूट्रस को चौड़ा करने के काम में आता है बेटा, ठीक है। अच्छा, समझ में आया। इसके बाद आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसको समझ रहे हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ रहे हैं। तो देखो, the part of the male's body that participate in the process of reproduction is jointly called male reproductive system। तो मैं आपको समझा देता हूं, ये हमारा मेल है, एक मेल है, ठीक है। इसके जो जेनाइटल ऑर्गन है, जहां से सुसु वगैरह करता है, ठीक है, उसको, वो पूरा जो सिस्टम है उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा, इस तरीके का दिखेगा। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, ठीक है। द ऑर्गन दैट मेक अप द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आर कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो एक एक चीज को आपको समझाते हैं, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहला तो है टेस्टिस, है ना। टेस्टिस, ये जो दो बाहर हमारे बॉडी के, लड़कों के बॉडी के बाहर जो दो गोलियां लटकी हुई रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ये हमारी बॉडी के बाहर होती है बेटा, ठीक है। तो 2 टेस्टिस होती है लड़कों के अंदर, है ना। इन दोनों टेस्टिस के बीच में ये होता है हमारा पेनिस, है ना, जहां से हम लोग सुसु करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ये एक सिलेंड्रिकल शेप जैसा होता है जिसको पेनिस बोलते हैं, है ना। इसके बाद में आप देखोगे तो यहां पर इस पेनिस से जस्ट ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, है ना। उसके बाद आपको यहां पर 2 ट्यूब दिख रही होगी, ये जो 2 ट्यूब्स आ रही है, इनको हम लोग बोलते हैं वेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों ट्यूब्स को वेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो पेनिस है, इसके बीचों बीच में से एक पार्ट जा रहा है, ये देखना आप यहाँ पे, एक बीच में से एक रास्ता जा रहा है, मतलब जिस रास्ते से हमारी सुसु बाहर निकलती है, ये जो बीच में ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा।
यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है ऐसा। फिर यहां पर जो ऊपर की तरफ जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। तो ऐसे करके टोटल कितने ऑर्गन आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑर्गन है भैया। ये 8 के 8 ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बना रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इन्हीं को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें से कौन से ऑर्गन का क्या काम है, ये सब क्या काम करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम समझ रहे हैं टेस्टिस को। किसको समझ रहे हैं? टेस्टिस को समझ रहे हैं। तो देखो मेल के अंदर कितनी टेस्टिस होती है? 2 टेस्टिस होती है। बॉडी के बाहर होती है, बाहर की तरफ लटकी भी रहती है, ये बात आप सबको पता है, ठीक है ऐसा। तो ये है टेस्टिस। क्या है बेटा? टेस्टिस, या इनको टेस्टिकल्स भी बोल देते हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द टेस्टिस इज द मेन ऑर्गन। ये सबसे मेन ऑर्गन है। इट नंबर इज 2, इट इज आउटसाइड द बॉडी। ये 2 होती है और ये शरीर के बाहर होती है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस स्पर्म। इसका मेन काम क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन करना। देखो ये स्पर्म आ गए जैसे, तो इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। एंड हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसी के अंदर जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन कौन सा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर बनता है। तो इसके 2 काम है, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना बेटा, ठीक है ऐसा। यहां से स्पर्म फिर ऐसे करके बाहर निकलते हैं। चलो दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या होता है? देखो ये जो टेस्टिकल्स है इनके बाहर एक थैली, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होता है। ये जगह देख रहा है चमक चमक कर रहा है जो, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। देखो ये क्या है? ऐसी थैली कुछ नहीं है, बाहर अपनी चमड़ी है वो, ठीक है। जो टेस्टिकल्स होते हैं उन टेस्टिकल्स के बाहर जो चमड़ी नहीं होती वो, उसको हम लोग बोल देते हैं स्क्रोटम। क्या बोल देते हैं उसको? स्क्रोटम बोल देते हैं भैया, ठीक है। ये स्क्रोटम क्या करता है? उन टेस्टिकल की रक्षा करने का काम करता है, चोट वोट ना लग जाए उससे बचाने का काम करता है ये, ठीक है। दूसरा और क्या काम करता है? ये टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है। मतलब याद रखना, अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेट सपोज 25 डिग्री है, कितना है? 25 डिग्री है, तो जो टेस्टिकल्स है उनका टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री या 20 डिग्री होता है। मतलब पूरी बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिकल का टेम्परेचर कम होता है बेटा। कम टेम्परेचर होगा इसीलिए वहां पर स्पर्म बन पाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर में स्पर्म मर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि कभी भी लैपटॉप को अपनी गोद में रख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। लैपटॉप को जो है अपनी गोद में रख के कोई काम नहीं करना चाहिए। ज्यादा जो है सोना स्टीम बाथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सब गर्म करते हैं, सारी अपनी टेस्टिकल्स को गर्म करेंगे तो स्पर्म वगैरह मर जाएंगे, है ना। ज़्यादा जहाँ जहाँ हीट एरिया हो रहा है वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी स्पर्म मर जाते हैं। मतलब याद रखना, जो हीट है वो इस स्पर्म की दुश्मन है, ठीक है। तो हीट वाली जगह पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और काम भी नहीं करना चाहिए बेटा वहाँ पर, ठीक है ऐसा। तो ये क्या है? रेगुलेट्स करते हैं किसको? टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। फिर आता है वेज डिफरेंस। अब ये वेज डिफरेंस क्या है? आपको 2 नलियाँ दिख रही है, ये जो 2 नलियाँ दिख रही है इनको वेज डिफरेंस बोलते हैं। इनका काम क्या है? देखो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस द स्पर्म रीचेस द स्पर्म ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड वेज डिफरेंस। स्पर्म बन गया। अब स्पर्म इस ट्यूब से, ये जो ट्यूब दिख रही है जो वेज डिफरेंस है, इस ट्यूब से होकर बाहर निकलते हैं ऐसे करके। तो ये जो ट्यूब है ना, इनको बोलते हैं हम लोग वेज डिफरेंस। तो कितनी ट्यूब होती है? ऐसी 2 ट्यूब होती है बेटा इनकी, ठीक है ऐसा। उसके बाद आता है These vase difference connect to the tube coming from the bladder to form a joint tube, so both sperm and urine flow through the same route, ठीक है। वेसिकोटोमी इन्वॉल्व कटिंग द वेज डिफरेंस। इन पूरी बातों का मतलब समझाता हूं आपको। देखो ध्यान से देखो, ये ट्यूब दिख रही है आपको, जो एक तो टेस्टिस से जुड़ी हुई है एक तरफ, और एक तरफ जो है ये आपका क्या है? सेमिनल वेसिकल से जुड़ी हुई है इधर, ठीक है। और यहीं से यहाँ से ही ब्लैडर आ रहा है। मतलब ब्लैडर जो है यहाँ ऊपर होता है, ब्लैडर समझो कि ये ब्लैडर है अपना। ब्लैडर वो जगह है जहां पर अपनी जो है सुसु इकट्ठा होती है, ठीक है। जहां पर सुसु इकट्ठा होती है उसको ब्लैडर बोलते हैं। तो सुसु की जो नलियां हैं, है ना, वो भी यहीं पे इसी रास्ते से होते हुए भी सुसु बाहर आती है, और सेम इसी रास्ते से यहां से होते होते स्पर्म भी बाहर आता है। मतलब स्पर्म और सुसु टॉयलेट उन दोनों के आने का रास्ता तो एक ही है ना, इसी रास्ते से बाहर आएगी, पर बनते दोनों अलग अलग जगह पे है। सुसु कहां पर बनती है? हमारी किडनी में बनती है। किडनी में फिल्टर हो जाता है पानी तो सुसु बन जाती है, ठीक है ऐसा। और स्पर्म कहां बनते हैं? हमारे टेस्टिकल्स में बनते हैं। मतलब सुसु जो है ऐसे ऊपर की तरफ है ना, ये ब्लेडर
ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर, वहां से होके ऐसे निकलती है और यहाँ से स्पर्म ऐसे बाहर निकलते हैं, पर दोनों का रास्ता सेम होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है वेसिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी किसको कहते हैं? अगर बाई चांस मान लो कि ये वाली ट्यूब या ये वाली ट्यूब में अगर हम ऐसे कट लगा दे और इसको ऐसे गिठान से बांध दे, मतलब मैं अगर इसको ब्लॉक कर दूं, इस जगह को ऐसे ब्लॉक कर दूं, ऐसे कट लगा के, ये ऐसे कट लगा दिया अपन ने, समझो, ठीक है, इस तरीके से हमने ये कट लगा दिए। डॉक्टर लगाता है, अपन नहीं लगाते, याद रखना है ना। ऐसा, इसको पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं। ऐसे कट लगा के यहाँ पर अपन इसको बांध देते किसी चीज से, धागे से तो नहीं बांधते, उनके पास कुछ होता है उससे इसमें ऐसे टाँके लगा दे, अगर इसको ऐसे कवर कर दे, बांध दे इसको इस तरीके से, तो पता है क्या होगा, ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब ये स्पर्म यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएंगे, तो इधर आ ही नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं भैया वेस्कोटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? वेस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है वेस्कोटॉमी। फिर आता है सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल क्या है? ये है बेटा सेमिनल वेसिकल, ये जगह सेमिनल वेसिकल कहलाती है, ठीक है। The seminal vesicle is the bag-like structure that is located under the bladder and around the upper part of the urethra। तो देखो ये यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा के ऊपर ही ये होता है, एक बात। दूसरा, ये जो ब्लैडर है जहां पर हमारा सुसु इकट्ठा होता है, उसके नीचे होता है ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इट एक्टिवेट्स स्पर्म, ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है। क्या करता है भैया? एक्टिवेट कर देता है बेटा, ये है ना, यहां से स्पर्म एक्टिवेट हो जाते हैं। इट मेक्स अप टू 60% ऑफ द सीमन। ये सीमन का 60% हिस्सा बनाता है। अब सर सीमन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। लड़कों के शरीर में इस तरीके से एक वाइट कलर का, है ना, एक पदार्थ बाहर निकलता है, एक मटेरियल बाहर निकल जाता है, जिसको, एक लिक्विड बाहर निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमन, है ना, हिंदी में बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं इसको? ये वीर्य बोलते हैं। तो याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर सीमन और स्पर्म एक होते हैं। नहीं होते हैं। सीमन अलग चीज है, स्पर्म अलग चीज है। स्पर्म तो ये जो टेस्टिकल्स के अंदर बन रहे हैं, है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये स्पर्म है, ठीक है। और सीमन क्या है? ये वाइट सा लिक्विड जो है, ये सीमन है। मतलब सीमन के साथ स्पर्म बाहर आते हैं। समझ में आया? स्पर्म और सीमन दोनों एक साथ बाहर आते हैं, लेकिन सीमन अलग है और स्पर्म अलग अलग है चीजें, ठीक है। दोनों चीजों का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये जो सीमन ये बन के आ रहा है, ये कहां से बन के आ रहा है? ये बन के आ रहा है बेटा सेमिनल वेसिकल से बन के आ रहा है, ठीक है। सीमन आल्सो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। मतलब ये जो सीमन है, ये जो है इन स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इनको ऐसे स्विम करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करता है बेटा ये सीमन, ठीक है। ऐसा तो समझ में आया सीमन। तो सीमन का 60% हिस्सा किस में बन के आता है? सेमिनल वेसिकल के अंदर बन के आता है। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर 25 से 30% हिस्सा बनता है इस सीमन का, ठीक है। 25 से 30% हिस्सा किसमें बनेगा? इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बनता है, ठीक है। यहां से भी वही व्हाइट फ्लूइड बाहर निकलता है बेटा। समझ में आ गई कि क्या चीज है ना, ऐसा। फिर आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? वो रास्ता, जैसे देखो ये हमारा पेनिस है, इस पेनिस के बीचों बीच में जो रास्ता दिख रहा है, जो जगह दिख रही है, इसमें से सुसु बाहर आता है, ठीक है। उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम विच यूरिन और स्पर्म आर रिलीज्ड। इसी रास्ते से यूरिन और स्पर्म बाहर निकलते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद में आता है पेनिस। अब पेनिस क्या है? जिस जगह से हम सुसु करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। तो ये जो चमक चमक कर रहा है, ये है भैया पेनिस, ठीक है। इट इज अ सिलेंड्रिकल ऑर्गन दैट हैंग बिटवीन द टेस्टिकल्स। ये एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, ठीक है, बेलन के आकार का है, जो कि हमारी टेस्टिकल्स के बीचों बीच में होता है, ठीक है। इट इज एन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक्सटर्नल क्यों बोला? शरीर के बाहर है ना, ये बॉडी के बाहर है, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। इट्स मेन फंक्शन इज टू डिलीवर स्पर्म एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मेन काम क्या है? एक तो सुसु करने का, दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल है, उनके अंदर स्पर्म को पहुंचाने का, ठीक है। फीमेल के अंदर स्पर्म पहुंचाते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद देखो फिर आता है स्पर्म। ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया। स्पर्म ऐसे कुछ होते हैं, ये इनका हेड है, ये मिडिल पार्ट है और ये टेल है, और ये स्विम कर सकते हैं, इन पूंछ की वजह से ऐसे तैर सकते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से तैरते हैं। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है खत्म। अब किसकी बारी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी है बेटा, ठीक है। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाएं आपको, तो ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब इसके ऑर्गन कौन कौन से, इसके पार्ट कौन कौन से, तो ध्यान से देखना कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले तो इसमें होती है 2 ओवेरी, ये दिख रहा है, ये 2 ओवेरी होती है इसमें, ठीक है। जैसे लड़कों के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं, सेम टू सेम लड़कियों के अंदर होती है 2 ओवेरी। बस फर्क इतना है कि टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर होते हैं और ओवेरी जो है वो बॉडी के अंदर होती है। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता ये सब कुछ, ठीक है। ऐसा ये बॉडी के अंदर होती है, ये ओवेरी है बेटा, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो उसके बाद आपको यहां पर 2 ट्यूब्स नजर आ रही होगी, ये जो 2 ट्यूब्स है इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको फेलोपियन ट्यूब्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह दिख रही है इनको बोलते हैं यूट्रस। क्या है ये यूट्रस है, ठीक है। बच्चा यहीं पर बड़ा होता है, इस 9 महीने यहीं पर रहता है। फिर ये है वेजाइना, ये वेजाइना जिस जगह से लड़कियां सुसु करती है उसको वेजाइना बोलते हैं बेटा, ठीक है, ये वेजाइना है। तो ऐसे करके इसके 4 पार्ट हैं, कौन कौन से? ओवेरी, ओवम, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। अब ओवम क्या है? ओवम क्या है भैया? यहाँ पर जो है इस ओवेरी के अंदर एग बनते हैं। क्या बनते हैं? एग बनते हैं, अंडे बनते हैं। उस अंडों को हम लोग बोल देते हैं ओवम, ठीक है, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, ठीक है। अब हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 मिनट में पानी पी लूं, है ना, बहुत देर से बोल रहा हूं। देखो ओवेरी क्या चीज है? 2 ओवेरी है, ठीक है, 2 ओवेरी है यहाँ पे। अ फीमेल हैज 2 ओवेरीज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस, जो कि इस यूट्रस के, ये यूट्रस है, इस यूट्रस के इधर साइड मतलब इधर और उधर, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। बोथ ओवेरीज कंटेन इननंबरेबल फॉलिक्यूल्स, है ना, फॉलिकल्स कंटेनिंग इमेच्योर एग। इनमें बहुत सारे इमेच्योर एग बनते हैं। क्या बनते हैं? ये दिख रहे हैं आपको, ये एग बन रहे हैं, ओवेरी के अंदर एग बनते हैं, बहुत सारे इमेच्योर एग बनते हैं। द एग दैट मैच्योर यूजुअली इमर्जेस फ्रॉम द ओवेरीज एट 28 डेज एंड रीचेस द यूट्रस थ्रू द ओवेरीज। एग जो है, जो इमेच्योर एग है, वो 28 दिन में मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आ जाते हैं बेटा। किस में आ जाते हैं? यूट्रस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर समझते हैं ओवम को। ओवम कुछ नहीं, वो एग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एग है, वो इन्हीं को ओवम बोलेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। द एग इज फॉर्म्ड इन द ओवेरी इन इट्स लाइफ स्पेन इज 2 to 3 days। मतलब कि ये जो एग है ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही बनते हैं, फिर मर जाते हैं अपने आप में, ठीक है। 2 से 3 days के लिए ही होते हैं बेटा ये, ठीक है। इसको अगर आप जूम करके देखोगे या माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ इस टाइप का नजर आ जाएगा आपको, है ना। ये एग है। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब। अब ये फेलोपियन ट्यूब क्या है? 2 ट्यूब्स दिख रही है आपको, एक ट्यूब ये रही और यहां से ये एक ट्यूब है, 2 नलियां, ठीक है। इनको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब आर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, दैट कैरी ओवम एंड कनेक्ट टू द ओवेरी टू द यूट्रस। देखो ये ओवेरी है और ये यूट्रस है। इस ओवेरी को यूट्रस से कौन कनेक्ट कर रहा है? फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट कर रही है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट कर रही है। और इसी रास्ते से एक जो है वो यूट्रस के अंदर जाते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एक जो है वो यूट्रस के अंदर जाते हैं, जैसे वो जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसा। That is, it is the way for the egg to reach the uterus. The process of fertilization take place in the fallopian tubes. fallopian tube के अंदर ही fertilization की प्रोसेस होती है। देखो समझो कैसे होती है, समझना। ये एग है, इधर से स्पर्म आएंगे, इधर से एग आएगा। देखो वहां से एग आया और ये स्पर्म जा रहे हैं यहाँ से, है ना, ऐसे। स्पर्म जब इस एग से मिलते हैं तो भैया बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। और स्पर्म का एग से मिलना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है, ऐसा। फिर समझते हैं हम लोग यूट्रस को, गर्भाशय को। किसको समझ रहे हैं? यूट्रस को, गर्भाशय को समझ रहे हैं। अब ये गर्भाशय क्या है? ये बीच में जो जगह दिख रही है ये गर्भाशय है बेटा, ठीक है। तो अपन ऐसा डायलॉग सुना होगा ना, बहुत बार माँ बोलती है कि हमने तुमको जो है 9 महीने हमने पेट के अंदर पाला है ना। तो पेट में नहीं पाला होता है बेटा, वो कहाँ पालते हैं? वो यूट्रस के अंदर पालते हैं, वरना पेट में बच्चा नहीं पल सकता है। यूट्रस के अंदर पालते हैं, पर वो बोलने में ऐसे आ जाता है बस, ठीक है, ऐसा। द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट्स इनटू अ इलास्टिक बेग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। तो ये यूट्रस है बेटा, ठीक है, ऐसा इलास्टिक बेग लाइक स्ट्रक्चर, इलास्टिक टाइप
टाइप का होता है थोड़ा सा, है ना, ऐसा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस, इसी के अंदर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है इसमें? एम्ब्रियो बनता है। द फर्स्ट हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द यूट्रस, है ना, मतलब सबसे पहले जो दिल है, दिल की धड़कन वगैरह वो सब किसके अंदर बन रही है? वो यूट्रस के अंदर ही बनती है बेटा, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से समझो। इधर से स्पर्म गया और उधर फेलोपियन ट्यूब में एग में मिल गया। जैसे ही आपस में मिलते हैं तो एक प्रोसेस हो जाती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो बन गया भैया, अब क्या होगा? वो धीरे धीरे करके यहाँ यूट्रस में आ जाएगा। अब इसके अंदर वो धीरे धीरे से बड़ा होता जाता है और डेवलप्ड होता जाता है और कंप्लीट 9 महीने बाद एक कंप्लीट बच्चा बन जाता है और फिर उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो बाहर आ जाता है बॉडी से, ठीक है, ऐसा। समझ में आया? ये है, तो ये यूट्रस का काम है। द एम्ब्रियो गेट्स फूड थ्रू द प्लेसेंटा, ये जो एम्ब्रियो है ये भैया खाना कहाँ से लेता है? ये भी तो खाना खाएगा ना, अभी एक जीव है, एक जान है ना, ये एक शरीर है, इसको भी खाना चाहिए, भूख लगती है इसको। तो ये खाना कहाँ से खाता है? प्लेसेंटा से खाना खाता है। बेसिकली प्लेसेंटा क्या है? देखो ये जो यूट्रस है यहाँ पे इस तरीके से एक चीज होती है जो कि होती है प्लेसेंटा, यहाँ से प्लेसेंटा बन जाता है ऐसा। इस प्लेसेंटा से ये फूड ले लेता है ना, मतलब माँ की बॉडी से जो न्यूट्रिशन है वो इस प्लेसेंटा में जाता है और इस प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन जो है वो इस जो अंदर बॉय है या गर्ल है जो भी होगा उसके अंदर चले जाता है, इस बच्चे के अंदर चले जाता है, ठीक है। किसके थ्रू जाता है? इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू चले जाता है, ठीक है। ये ऐसी जो नली है ना, इसके थ्रू चले जाता है, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स, और ये जो यूट्रस है ये वजाइना में ओपन होती है सर्विक्स के थ्रू, ये वजाइना में ओपन होता है बेटा ये, ठीक है, ऐसा। समझ में आ गया? ऐसा। फिर द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट, ये तो मैंने अभी आपको समझाया ही है कि ये जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन जिस जगह पे हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा, ठीक है, जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो एक पूछा जाएगा आपसे सारी की सारी बात है, ठीक है, ऐसा। अब देखो जब भी कोई लड़की है ना, कोई भी फीमेल जब फर्टिलाइज हो जाती है, कहने का मतलब अगर उसके अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है अगर, तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं बेटा, ठीक है। याद रखना, द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके पीरियड्स नहीं आते फिर बाद में, ठीक है। जब तक उसका बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसके पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर पीरियड्स नहीं आते उसके। समझ में आ गई बात? ऐसा क्लियर है? ये रहा। When sperm are released into the vagina, then sperm start moving towards the fallopian tube and most of the sperm is destroyed. देखो जब बहुत सारे स्पर्म अंदर जाते तो हैं पर बहुत सारे स्पर्म यहाँ बीच में ही मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ वेजाइनल वॉश होता है और वो वेजाइनल वॉश जो है अंदर होता है, मतलब ऐसी चीजें होती है, तो वो स्पर्म को पहले ही खत्म कर देता है। तो जाते तो करोड़ों स्पर्म है पर बचता सिर्फ वहां जाते जाते एक स्पर्म में, एक या दो स्पर्म बच जाते हैं, ठीक है। अगर एक स्पर्म बचेगा, एक स्पर्म एक से मिलेगा तो एक बच्चे का जन्म होगा, दो स्पर्म दो एक से मिलेंगे तो दो बच्चे का जन्म हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, ऐसा। स्पर्म यूजुअली सर्वाइव इन द फेलोपियन ट्यूब अबाउट 12 आवर्स, है ना, 12 घंटे तक ये फेलोपियन ट्यूब में जिंदा रहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे कैन कंबाइंड विद द एग, और इसी पीरियड में ये एक से कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा। मतलब कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? 12 घंटे तक स्पर्म जिंदा रहते हैं बेटा, ठीक है। अब गर्भकाल मतलब जेस्चन पीरियड्स, क्या बोलते हैं इसको? जेस्चन पीरियड्स या प्रेगनेंसी टाइम भी बोलेंगे इसको। ये 9 महीने का होता है, सबको पता है कि गर्भकाल जो है जेस्चन पीरियड 9 महीने का होता है। 9 महीने में बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। द टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इन द यूट्रस टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड जेस्चन पीरियड, ठीक है। इट्स ड्यूरेशन इज 9 मंथ। कितना होता है बेटा? 9 महीने का गर्भकाल होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी को। किसको समझ रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी को। अब क्या होता है ना, समझना अच्छे से। जैसे मान लो कि अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि जो ये फेलोपियन ट्यूब है ये किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाए, क्या हो जाए? ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब ऐसे ब्लॉक हो जाए। अगर ये ब्लॉक हो जाती है और इधर की भी हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एग जो है ये यहाँ आ नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद हो गया है, स्पर्म इधर जा नहीं पाएंगे, तो स्पर्म और एग ये मिल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ऐसे लोगों के बच्चे फिर पैदा नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर क्या करते हैं? फिर 2 तरीके डॉक्टर के पास, या तो वो इस फेलोपियन ट्यूब को खोल दे। क्या कर दे बेटा? इस फेलोपियन ट्यूब जो है, इस फेलोपियन ट्यूब को खोल दे और रास्ता वापस से चालू कर दे। सिंपल सी बात है। अगर वो ऑपरेशन से, है ना, ऐसे ऑपरेशन होते हैं कुछ जिससे खुल जाता है, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी होती है, लेप्रो
लेप्रोस्कोपी, ऐसे करके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उससे जो है ये खुल जाते हैं। फिर ये ट्यूब खुल जाएगी तो फिर वापस से स्पर्म हो रहेगा, आपस में मिल जाएंगे और काम चालू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभार ऐसा होता है कि भैया कोई रीजन नहीं है इसका, पता नहीं क्या रीजन हो सकता है, पर ये ट्यूब कभी ओपन नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश, ठीक है। तो एग भी नहीं मिलेगा और स्पर्म यहाँ पे मिल नहीं पाते। तो ऐसे केस में फिर डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है इलाज कराने के लिए, तो फिर क्या होता है ना। अच्छा, एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो रही हो, लड़कों के अंदर भी ऐसे ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। जो मैंने आपको दिखाई थी ना, मैं कौन सी ट्यूब की बात कर रहा हूँ, देखो मेन ट्यूब्स की बात कर रहा हूँ लड़कों में। अगर मान लो कि लड़कों की ये वाली ट्यूब ब्लॉक हो जाए, ऐसे ब्लॉक हो जाए, है ना, इस तरीके से ब्लॉक हो जाए ये, तो फिर स्पर्म बाहर निकल नहीं पाएंगे, स्पर्म बाहर निकल नहीं पाएंगे तो फिर बच्चा हो नहीं पाएगा। तो या तो क्या करे डॉक्टर साहब जो है इस ट्यूब को ओपन कर दे, खोल दे इसको और वापस चालू हो जाए। और बाई चांस अगर ये नहीं खुल पा रहा है तो स्पर्म कभी बाहर निकल नहीं पाएगा, तो फिर जो है इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा। तो जब ये इलाज कराने के लिए जाते हैं उस समय डॉक्टर क्या करता है वो ध्यान से सुनना अब आप, ठीक है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, सुनो, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, ध्यान से समझना है ना, जो टेस्टिकल्स है वहां से स्पर्म ले लेते हैं, या तो किसी सुई के थ्रू लेंगे। अगर किसी के लड़कों के अंदर सब चीजें सही है तो फिर डायरेक्ट स्पर्म ले लेंगे वो उनसे, है ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा फिर तो, ठीक है। उनके पेनिस के थ्रू डायरेक्ट आ जाता है वो तो अपने आप ही, है ना। कैसे आता है डायरेक्ट, मास्टरबेशन के थ्रू, है ना, मास्टरबेशन से स्पर्म बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो लड़कियों के जो ये जो है ये ट्यूब ब्लॉक हुई पड़ी हुई है, अच्छे से समझना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हाँ, लड़कियों की ये वाली ट्यूब अगर ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो अब यहाँ पर फॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या फॉलिकल बन रहे हैं, मतलब यहाँ अंडे बन रहे हैं, अब वो अंडे बाहर नहीं हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के थ्रू यहाँ से एक ऐसा बड़ी सी सीरीज टाइप की होती है ना, उसको जोड़ लेते और उससे वो इंजेक्शन से इस पूरे लिक्विड को, मतलब इस अंडों को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिया बाहर, अंडा बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो जो भी फीमेल है उसकी बॉडी से अंडा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो लड़का है उसके शरीर से स्पर्म बाहर निकाल लेते हैं और उस एग और स्पर्म को लैब के अंदर मिला देते हैं। क्या करते हैं वो, उन एग और स्पर्म को मिलाते बाहर, जो चीज अंदर मिलनी चाहिए वो अंदर नहीं मिल पा रही है क्योंकि रास्ता बंद है, तो उसको वो बाहर मिला देते हैं, ठीक है, ऐसा। तो यहां से जब वो बाहर मिला देते हैं तो देखो, जैसे समझो कि ये एग है और उन्होंने स्पर्म ले लिया, है ना, उसके पति का स्पर्म ले लिया और भैया अब उन दोनों को उन्होंने मिला दिया। तो ऐसे कोई टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलाते बेटा, ये नाम ही है ना, ये बेवकूफ बनाने वाला नाम है। ये कोई टेस्ट ट्यूब में कोई बच्चा नहीं बनता है कभी भी, ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब में कोई बच्चा नहीं बन सकता है, वो लैब के अंदर मिलाते हैं इसको, ठीक है। उस लैब में सिर्फ मिला देते हैं ऐसे, ये मिला दिया यहाँ पे। अब जैसे ही उसको मिलाएंगे तो वो जायगोट बन जाएगा। अब जायगोट बन गया ना वो, तो अब क्या करेंगे, जायगोट फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो बन गया, फिर उस एम्ब्रियो को वापस उस यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं। किस में छोड़ देते हैं, यूट्रस के अंदर उस एम्ब्रियो को छोड़ देते हैं। अब यहाँ से फिर वो बच्चे की पूरी प्रोसेस वैसी हो जाती है जैसे वो पहले रहता है। मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब बेबी में बेसिकली हुआ ये है कि जो स्पर्म और जो ओवम है वो अंदर जाके नहीं मिल रहे हैं, उनको वो बाहर मिला देते हैं डॉक्टर लैब के अंदर, एम्ब्रियो बना के वापस से इसको इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। फिर यहां से वापस बच्चा अपने नेचुरल तरीके से, जैसे एक नॉर्मल जो होते ना फीमेल, उसके अंदर जिस तरीके से बच्चा जन्म लेता है उसी तरीके से इसमें भी बच्चा जन्म लेता है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये नाम ऐसा है, इसमें लगता है कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब एक कांच की नली जो है टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है, बच्चे का जन्म उसकी मां के पेट के अंदर ही होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही प्रोसेस है कि जो है मेल स्पर्म और फीमेल एग को जो अंदर नहीं मिल पा रहे उनको वो बाहर मिला देते, बस इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बेटा समझ में आया, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहते हैं, अच्छे से समझना। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, आप देखना लड़कियों के शरीर में से इस तरीके से जो है एग ऐसे बाहर आते हैं, है ना,
ये एग ऐसे बाहर आ रहे हैं। अब ये एग फर्टिलाइज तो हो नहीं पा रहे हैं, पर ये यूट्रस में इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब इकट्ठा होते जाएंगे तो एग जो है 2 से 3 दिन में फिर मर जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे, है ना। मर जाएंगे तो ये पूरी गंदगी कर देते हैं यहाँ पे। अब ये गंदगी इकट्ठा हो रही है तो इस गंदगी की सफाई भी तो होना चाहिए। तो पता है लड़कियों का शरीर क्या करता है कि भैया ऊपर से ब्लड का फ्लो ऐसे नीचे की तरफ छोड़ता है, इस तरीके से ब्लड नीचे की तरफ आता है। तो वो ब्लड क्या करता है, इस पूरी गंदगी को जो है इस तरीके से नीचे लेके निकलता है, ऐसे पूरा उस गंदगी को सफाई कर देता है, और नीचे से जो है जो उनकी सुसु करने की जगह होती है, जो उनकी वजाइना होती है, उसमें से वो ब्लड बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये हर महीने आते हैं। ठीक है, हर एक लड़की में अलग अलग हो सकते हैं, है ना, उन सबकी डेट अलग अलग होती है, ऑब्वियस सी बात है ना। पीरियड्स आने की डेट अलग अलग होती है। दूसरी बात पीरियड्स के दिन भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी में 2 दिन के पीरियड्स भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 4, 5, 6, 7। तो ज़्यादातर यही होता है कि 3 से लेकर 7 दिन के पीरियड्स होते हैं, पर एक नॉर्मल मैंने देखा 4 से 5 दिन के पीरियड्स होते हैं भैया। ठीक है, ऐसा समझ में आया। तो ये 3 से 7 दिन तक के पीरियड्स भी हो सकते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो है लड़कियों के जो वजाइना है वहां से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। वो ब्लड क्यों निकल रहा है, ताकि उनकी जो शरीर की गंदगी है, जो एक जो फर्टिलाइज नहीं हुए, जो जमा हो गए, उन सब एक को बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें होती है भैया। ठीक है, इस समय लड़कियों को क्रैम्प्स आते हैं, पेट के अंदर थोड़ी दिक्कतें होने लग जाती है, इस तरीके की चीजें होती है, उनका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं इस समय। ठीक है, ऐसा। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्की किसको कहते हैं, जब लड़कियों को सबसे पहली बार पीरियड्स आते हैं, सबसे जीवन में सबसे पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, उस समय को हम बोलते हैं मेनार्क। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनार्क बोल देते हैं। फिर मेनोपॉज किसको बोलते हैं, मतलब लड़कियों को जिस समय जब वो बूढ़ी हो जाती है ना, उसके बाद, मतलब लगभग 45 साल, 50 साल, 55 साल, है ना, जिस समय आखिरी टाइम पीरियड्स आया, बस उसके बाद अब कभी पीरियड्स नहीं आएंगे। तो आखिरी बार जो पीरियड्स आए हैं उसके बाद कभी पीरियड्स नहीं आते, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज मतलब पीरियड्स जो है आना वो स्टॉप हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो कब होता है ऐसा, 45 से 50 साल की एज में होता है। ठीक है, ऐसा। फिर प्लेसेंटा तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, एम्बिलिकल कोड वगैरह है, तो है ना। अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, जरा ध्यान से समझना, है ना। देखो, reproductive health means being healthy in all aspect related to reproduction such as physical, mental and social and practical। मतलब हेल्थ का मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं, आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा। फिर आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्स करने की वजह से, है ना, जो बीमारियां हो जाती है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बोले सर सेक्स करने की वजह से कैसे बीमारी हो जाती है, अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो फिर तो जीवन ही नहीं चलता, फिर बीमारी कैसे होती है। मैं बताता हूं कैसे होती है। अगर मान लो ये बीमारी कैसे बोलती है, समझो कि अगर नियम यह है कि भैया एक मेल एक फीमेल, वहां तक तो ठीक है, पर कुछ ऐसी जगह होती है, ऊट पटांग जगह होती है, जहां पर लोग जाते हैं, ठीक है, वहां पर वो अलग अलग लोगों से सेक्स कर लेते हैं, उसकी वजह से वहां से उनको बीमारियां लग जाती है, उसको बोलते हैं, उस बीमारी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सी है, जैसे एड्स वगैरह, है ना, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है बेटा। ठीक है, किस किस की वजह से होती है, बैक्टीरियल होती है जैसे गोनेरिया, सिफिलिस, है ना, वायरल की वजह से भी हो जाती है, जैसे वार्ड्स हो गया, HIV हो गया, है ना, एड्स हो गया। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज टू सम एक्सटेंट विद द यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम कॉन्डम्स की मदद से रोक सकते हैं, ये हमको बीमारी नहीं होने देता है। ठीक है, ऐसा। अब इसमें से एक बहुत फेमस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका नाम है बेटा एड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख देना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पहली बात। दूसरा, ये कौन से वायरस से होता है, ये HIV वायरस से होता है, और HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कि कौन से वायरस से होता है, HIV वायरस से। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसकी वजह से ये होता है बेटा। ठीक है, वेज टू स्प्रेड एड्स, और कौन कौन से तरीके जिससे फैलता है, तो देखो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद अ मैन और वुमेन विद HIV। किसी ऐसी वुमेन के साथ आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली है, या किसी ऐसे मैन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली है जिसको पहले से एड्स हो, ठीक है, तो फिर जो है जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात,
बाय एन इन्फेक्टेड नीडल। कभी कभार ऐसा होता है, हालांकि अब नहीं होता ऐसा, पर पहले ऐसे चांसेस थे कि जैसे मान लो कि एक इंजेक्शन लगा किसी के, ठीक है, अब उस बंदे को एड्स है, अब उस इंजेक्शन को निकाला और किसी दूसरे के लगा दिया, तो फिर अगर कि पहले वाले के एड्स होगा ना तो दूसरे के भी एड्स हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, अब तो इंजेक्शन नए नए वापरते हैं, पर पहले ऐसे ही होता था कि भैया जो है एक ही इंजेक्शन को एक से ज़्यादा के ठोक देते थे, तो बहुत ज़्यादा एड्स फैलाया करता था पहले, ठीक है ऐसा। दूसरा, प्रेग्नेंट मदर टू द बेबी। मान लो अगर कोई माँ है ना, उसके एड्स हो गया है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे के भी एड्स हो जाएगा अपने आप, ठीक है ऐसा। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, एक जने का खून लेके दूसरे के इसमें चढ़ाना, उससे भी एड्स हो जाता है। मान लो आपने जिसका खून लिया है उसके एड्स है, और उसका खून अगर अब किसी और के चढ़ गया तो सामने वाले के भी एड्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेंशन आर द ओनली द वे टू अवॉइड एड्स, ठीक है। प्रिवेंशन ही मतलब आप इसकी रोकथाम करो, इससे बच के रहोगे तभी ये आपको नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज ये होगा ही होगा। तो अब यहां तक समझ में आया। फिर आता है कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से होते हैं। प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके या प्रेगनेंसी को रोकना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कौन कौन से तरीके जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? तो देखो, सबसे पहला नंबर आता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में क्या होगा? कॉन्डम्स हो गया, सर्वाइवल कैप्स हो गया, है ना, सर्वाइकल कैप्स हो गया, इन सब की मदद से प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है। कैसे रोकता है? देखो, जो कॉन्डम्स है इसको जो मेल पार्ट है वो पहन लेता है अपने पेनिस के ऊपर, ठीक है। ये जो प्लास्टिक है इसको अपने पेनिस के ऊपर, रबड़ होता है बेसिकली, प्लास्टिक नहीं होता, रबड़ होता है, लेटेक्स रबड़, है ना, उसको जो है ये मेल जो है अपने पेनिस के ऊपर पहन लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके जो स्पर्म है वो सारे स्पर्म इसी के अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं, फीमेल की बॉडी में नहीं जाएंगे तो फिर बच्चा होएगा ही नहीं, सारे के सारे स्पर्म इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये काम है भैया कॉन्डम्स का, है ना। दूसरा नंबर आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या है? इसमें कुछ ऐसी दवाइयां आती है जिसको अगर खा लेते हैं, लड़कियां खा लेती है तो उनको फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है ऐसा, इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। हालांकि इस दवाइयों से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, नुकसान पहुंचते हैं लड़कियों की बॉडी में, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं भैया, ठीक है, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, तो इसको तो ज्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है IUCD। IUCD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD मतलब इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है बेटा, ठीक है। इसमें कौन होता है? देखो, एक टी कॉपर होता है, टी कॉपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये चमचम कर रहा है ये ऐसा, तो जो फीमेल की वजाइना है ना, उसके अंदर एक कॉपर टी रख दी जाती है। क्या रख दी जाती है? कॉपर टी रख दी जाती है उसकी यूट्रस में, सॉरी वजाइना में नहीं, यूट्रस के अंदर, है ना, वहां पर कॉपर टी रख दी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उसमें से कॉपर आयन रिलीज होते हैं। कॉपर आयन रिलीज होंगे तो वो प्रेगनेंसी होने ही नहीं देते हैं, ठीक है ऐसा, वो प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर एक और मेथड है जो कि है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होगा? सर्जरी कर दो। उसमें क्या करते हैं, या तो मेल पार्टनर जो है उसके ये ट्यूब ब्लॉक कर दो आप यहाँ से, है ना, ऐसे ब्लॉक कर दो, इस तरीके से ब्लॉक कर दो और गिठान लगा दो इसमें, है ना, इस तरीके से गिठाने लगा दो। क्या बोल रहा हूं मैं? इट्स डॉक्टर, अपन नहीं करते कुछ भी काम, ये मत समझना कि अपन खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये है, अब आपने ऐसे कट कर दी और कट करने के बाद में आपने यहाँ पर इसको ऐसे पैक कर दिया है, इस तरीके से टाँके लगा दिया आपने, बस। अब स्पर्म बाहर निकल नहीं पाएंगे, स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएंगे तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी। सेम चीज अगर हम यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, है ना, तो इसको हम बोल देंगे ट्यूबेकोटॉमी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, तो ठीक है ना ऐसा। तो ये सब है सर्जिकल मेथड। फिर आता है बेटा फॉर्टिसाइड्स, भ्रूण हत्या, महापाप महापाप महापाप। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, कुछ लोग ये पता लगा लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की, ऐसे टेस्ट होते हैं। हालांकि आज की तारीख में अपनी गवर्नमेंट ने हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह पे ये जो भ्रूण हत्या है इसके ऊपर बैन लगा रखा है। दूसरी बात, आप भ्रूण का लिंग परीक्षण कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब आप ये नहीं पता लगा सकते हो। पेट, बहुत सारे लोग करते थे ऐसा कि पेट के अंदर जो बच्चा है ना उसके बारे में पता लगा लेते थे कि वो लड़का है कि लड़की, और पहले क्या कर रहे थे वो कि अगर वो लड़की होती ना तो उसको पेट में, गर्भ में ही मार देते थे,
ऐसे उटपटांग काम कर रहे थे, है ना। तो फिर गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और भैया इस चीज को करने से मना कर दिया, ठीक है, कि ये नहीं होगा। जो भी हॉस्पिटल इन सब चीजों को करते हुए पाया गया भैया उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे और जिसने ये सब चीजें कराई है उसको जेल में डाल देंगे भैया वहां पर, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे भ्रूण हत्या में क्या होता है, जो गर्भ होता है उसके अंदर ही बच्चे को मार देना, उसको हम बोलते हैं भ्रूण हत्या, जो कि एक बहुत बड़ा पाप भी है भैया, ठीक है। इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा। ज्यादातर ऐसा काम कौन करते हैं, जो शादी से पहले ही ऐसी उटपटांग हरकतें कर लेते हैं, है ना, उसकी फिर घर वालों के डर के मारे ऐसे काम करते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कोई काम ना करे, बच के रहे, ये सब चीजें नहीं करने की। ये सब चीजें बाद में करने की होती है, जब आपके घर वाले आपकी शादी वादी करा दे तो फिर बस आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी जीवन में, फिर तो घर वाले खुद ही चाह रहे हैं कि आप ये सब चीजें करो, है कि नहीं, ऐसा। समझ में आया बात, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ये होता है भैया, देखो यहाँ लिखा हुआ भी रहता है, बहुत सारे हॉस्पिटलों में एक लाइन लिखी हुई रहती है, फॉइटस सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल ऑफेंस इन अवर कंट्री इन अवर हॉस्पिटल। मतलब हम भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं करते, हम नहीं बताते कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है, नहीं बताते भैया, अपने जो है अपने इंडिया में ये इलीगल है, ऐसा कोई ना करे, ठीक है, ऐसा। तो ये था अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बारी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते भैया। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक मेल एक फीमेल। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक की जरूरत पड़ती है, एक से ही बच्चे का जन्म हो जाता है, दो की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। जैसे आप देखो ये अमीबा है ना, ये अमीबा आपस में ऐसे सेल डिवीजन होता है, ऐसे टूट जाता है और एक से दो बन जाते हैं, देखो ये दो बन गए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या बोल रहे हैं, द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता हो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। द यंग वन दैट आर बोर्न आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इन जेनेटिक प्रॉपर्टीज। जो भी नए बच्चे का जन्म हो रहा है, जैसे बन गया, एक से दो बन गए ना, तो ये दोनों किसके जैसे दिखते हैं, इनके पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं। द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन बाय अ पेरेंट डिवाइडेड ओनली बाय अ माइटोसिस। किसके थ्रू हो रहा है ये, माइटोसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस के थ्रू होता है बेटा ये, ठीक है ना, ऐसा। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप का है, तो सबसे पहला है फ्यूजन, दूसरे नंबर पर आता है फ्रेगमेंटेशन, फिर है भैया, है ना, ये रीजेनरेशन, फिर है बडिंग, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, फिर आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब जो फ्यूजन है उसके भी टाइप है, दो टाइप, एक है भैया बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन, है ना। उसके बाद में आप देखो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो दो टाइप का, एक है बाय नेचुरल मेथड, दूसरा होता है बाय आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, ऐसा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर कौन सा वाला, फ्यूजन को समझ रहे हैं। तो फ्यूजन में कुछ नहीं है भैया, एक है और एक से दो बन गया है, देखो ये एक था, एक से दो बन गए, इसको फ्यूजन बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। दिस एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये किस में होते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। किस में होगा ये, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। दूसरी बात, इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। मतलब इसमें एक सेल जो है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में बन जाएगी। मतलब अब देखो ये अलग अलग हो गए ना, इनको बोलेंगे डॉटर सेल, ठीक है, ऐसा। और इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल टूटा और किस में बन गया, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल बन जाती है। द फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस इनटू टू वेज। अब फ्यूजन जो है वो भी दो तरीके से होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है, अगर सोचो फ्यूजन जो है वो टुकड़े जो हो रहे हैं वो कुछ ऐसे इस हिसाब से हो रहे हैं, देखो ऐसे इस प्लेन पे हो रहे हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, तो दो टूट गए। देखो फिर इसमें भी देखो, आप लेशमैनिया में भी इस तरीके से होता है, दो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये देखो ये। तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। इन दिस द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो इक्वल पार्ट में सेल डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सच एज अमीबा एंड लेशमैनिया। किस किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है और लेशमैनिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। इन अमीबा बाइनरी फ्यूजन कैन ऑकर
occur from any plane, while in Leishmania binary fission in occur from a certain plane। मतलब यहाँ पर ये कहीं से भी टूट सकता है, इधर उधर कहीं से भी टूट जाए, लेकिन जो लेशमानिया है उसमें ये हमेशा एक इसी तरीके से टूटेगा। देखो ये एक है और एक से दो बन गए हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन। फिर आता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, देखो एक सेल थी, एक से दो बनी, दो से चार बनी, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे बहुत सारे फ्यूजन हो जा रहे, बहुत सारे फ्यूजन होते जा रहे, इसको मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू सेवरल डॉटर सेल, बहुत सारी डॉटर सेल में टूट जाता है ना, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। किस किस में होता है ये, मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम के अंदर, मलेरिया पैरासाइट्स जो होते हैं उसमें भी होगा और प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है बेटा, ठीक है। देखो आप कभी सोचना कि आखिर हमको मलेरिया जब होता है तो हमको क्या दिक्कत होती है और ये मलेरिया होता कैसे, वो समझा रहा हूं आपको, है ना, देखना जरा ध्यान से। देखो जैसे एक बंदा है, इसको कोई एक मच्छर आया और खटाक इसको काट के गया, है ना। अब क्या हुआ कि भैया वो जो मच्छर पहली बात तो ये याद रखना कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, बोलो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज की वजह से ये मलेरिया होता है। तो मान लो वो एनाफिलीज आया और उसने इसको काट लिया, ठीक है, जैसे इसने काटा, इसका डंक चुबाया इसने, तो इसने क्या करा, इसकी बॉडी के अंदर क्या छोड़ दिए भैया, प्लाज्मोडियम छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए, प्लाज्मोडियम छोड़ दिए, जो कि बेसिकली एक प्रोटोजोआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर अगर हम देखें उसके खून जहाँ दौड़ रहा है वहाँ पे, तो ये देखो उसने वहाँ पर जो है ये प्लाज्मोडियम छोड़ दिए इस टाइप से, ठीक है, ये पैरासाइट छोड़ दिए उसने। अब वो एक से ज़्यादा, दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से बनते जाएंगे और पूरे शरीर में, पूरे खून में दौड़ेंगे, फिर पूरे खून में दौड़ेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो फिर इलाज कराओ जा जाके, और क्या है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से पैरासाइट इंक्रीज होने लग जाता है, विच मेक द ह्यूमन बॉडी सिक, जिसकी वजह से जो है ह्यूमन बॉडी बीमार हो जाती है। समझ में आया। फिर अब जब मलेरिया हो जाता है तो क्या होता है, बुखार आता है, उल्टी उल्टी करो, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो in this breeding method multicellular organism with simple structure develop and break into small pieces. These fragments grow and develop into a new organism, example Spirogyra। अब मेरे को पता है बच्चा ये पढ़ता है ना उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मेरा एनिमेशन देखता है ना उसको सब बात समझ में आ जाती है, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाती है। देखो ध्यान से समझो, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोगायरा। क्या बोलते हैं इसको, स्पायरोगायरा। ये पूरा स्पायरोगायरा है। अब क्या होता है, ये स्पायरोगायरा ऐसे अपने आप से ऐसे टूट जाते हैं, है ना, ऐसे ब्रेक हो जाता है, फ्रेगमेंट हो गया, अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए, तो इसके टुकड़े हो गए बेसिकली। अब ये एक एक टुकड़ा अपने आप से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे ग्रोथ करने लग जाता है और नए नए स्पायरोगायरा बन जाते हैं। तो बोलो ये फ्यूजन ही तो हुआ है, एक से ज्यादा चीजें बन गई ना यहाँ पे, तो ये फ्यूजन हो गया भैया, सॉरी फ्रेगमेंटेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पर, है ना। तो एक जीव था, एक ऑर्गेनिज्म था, उससे देखो चार बन के आ गए, तो ये फ्रेगमेंटेशन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक से ज्यादा बन गए ना यहाँ पे, इसलिए। फिर आता है रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। देखो किस में होता है, ये हाइड्रा के अंदर होता है, जो कि पानी के अंदर होता है। क्या होता है कि अगर समझो कि हाइड्रा है, अगर उसका एक हिस्सा में से कट कर दें तो पता है क्या होगा, इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है ना पीछे वाला, वो फिर वापस से इसकी ग्रोथ होने लग जाती है। देखो फिर से ग्रोथ हो जाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। बोले हैं सर, हाँ भैया, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप देखो चिपकली है, अगर मैं चिपकली की पूंछ काट भी दें अगर, है ना, अलग कर दे, तो उसकी पूंछ जो है वापस से बड़ी हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये रीजनरेशन है। क्या है ये रीजनरेशन है, ठीक है। ऐसा हमारे नाखूनों में भी होता है, नाखून है ना, अगर उसको काटोगे तो फिर बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये रीजनरेशन है बेटा, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। समझ में आया। तो देखो एक कट के दो बने थे और दो से फिर बड़े दो बन गई है, तो ये क्या हो रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। फिर आता है बड या फिर बडिंग को समझ रहे हैं। अब क्या होता है, देखो ये हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन है, ये हाइड्रा है, पानी के अंदर होता है, इसके अंदर छोटा सा एक ऐसे बड निकलता है, जैसे आलू पे देखना, आलू पे नहीं निकल जाते वो वाइट वाइट से ऐसे, ठीक है, बर्ड्स वाइट, उस टाइप से इसमें से बर्ड निकलता है। फिर ये बर्ड धीरे धीरे जो है न्यूट्रिशन लेता है और बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इस तरीके से बड़ा होता जाता है, ऐसे बड़ा हो गया। फिर ये जब पूरा कंप्लीट बड़ा हो जाता है, फिर इसके जो पेरेंट सेल है उससे टूट के अलग हो जाता है, ऐसे अलग हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता रहता है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं बडिंग या रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, ठीक है। ये हाइड्रा में रिप्रोडक्शन है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आपने फंजाई वगैरह देखिए, अरे होते ना, फंगस लग जाती है जगह जगह वहां पर, उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो उसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। इन द स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट हैज
इट्स स्पोर केसेस। यहाँ पे स्पोर केसेस होते हैं, आपको और जूम करके दिखाते हैं, ये है स्पोर केसेस, ठीक है। ऐसा मतलब स्पोर केस का मतलब समझो, देखो एक गोला है, उसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर है, क्या है ये स्पोर है, तो इस गोले को हम बोलते हैं स्पोर केस। क्या बोलते थे इसको? स्पोर केस। और ये जो बीच बीच में छोटे छोटे से जो बीज है ना, इनको बोल देते स्पोर, ये स्पोर है, समझ में आया? तो ये अंदर स्पोर है और बाहर जो है वो स्पोर केस है, थैली बेसिकली है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा When this spore case burst, जब भी ये स्पोर केस बस्ट फूट जाता है, जैसे फूटा तो उसकी वजह से स्पोर ऐसे फैल जाएंगे इधर उधर। जब ये फैल जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसके जो बीज हैं, जब ये मिट्टी में या किसी भी चीज़ पे ऐसे टच में आएंगे तो इनको जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, तो ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे और ये अपने आप में जो है और ज़्यादा इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे, एक नया पौधा बना लेंगे, फंगस बना लेंगे बेटा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ब्रेड के ऊपर भी ऐसे होता है, आप देखना ब्रेड पे फंगस लग जाती है ना, काई लग जम जाती है, तो वो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। यही है कि यहाँ से जो है वो स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर ऐसे फट गए, अलग हो गए, और फिर ब्रेड के ऊपर जो है इनको नमी, मॉइस्चर वगैरह सब चीज़ें मिल गई, तो ये और ज़्यादा फैलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फंगस है और ये स्पोर फॉर्मेशन है। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसको समझ रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझना ध्यान से। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स ओनली इन प्लांट्स, जैसे प्लांट के अंदर होता है। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द फिजिकल पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। नया जो प्लांट है वो पुराने प्लांट के किस किस से बनेगा? या तो रूट से या स्टेम से, इन सब चीजों से बनता है भैया, ठीक है। ऐसा प्लांट्स ऑफ ग्रीन ग्रास, ब्रायोफिलम, मनी प्लांट्स, पोटैटो, बनाना एक्सेट्रा हैविंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किन किन में होएगा ये? ब्रायोफाइलम के अंदर होता है ना, आलू के अंदर होता है, बनाना में होता है, इन सब चीजों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो दो टाइप के होते हैं, एक है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल में भी जो है दो टाइप के, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ, एक तो लीफ के थ्रू, और एक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, स्टेम के थ्रू। फिर एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, वो भी दो टाइप की है, एक है कटिंग्स और एक है भैया ग्राफ्टिंग, है ना। अब हम यहाँ पे इस पूरे चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले लीफ के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग। किसके थ्रू समझ रहे हैं? लीफ के थ्रू। तो ये है ब्रायोफाइलम। क्या है बेटा? ये ब्रायोफाइलम है। अब ब्रायोफाइलम में क्या होता है? इसकी पत्तियों को देखो आप, इसकी पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी सी और सारी पत्तियां दिख रही है। क्या होता है? जब भी हवा चलती है किसी भी कारण से पत्तियां ऐसे नीचे गिर जाती है इस तरीके से। अब ये नीचे गिर जाएगी ना, तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, मिट्टी के ऊपर आ गई, ये पानी वगैरह मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये जो पत्तियां हैं ये प्लांट्स में ग्रो करने लग जाती है। मतलब ये खुद जो है एक प्लांट्स बनने लग जाती है। तो इसको क्या, ये रिप्रोडक्शन ही तो हुआ है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ठीक है। ऐसा उसके बाद फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। लीफ से समझ लिया, अब स्टेम से समझते हैं। स्टेम देखो, ये है गन्ना, और ये गन्ना क्या है? बेसिकली स्टेम होता है, तना होता है ना गन्ना, एक स्टेम होता है, ठीक है। ऐसा तो अगर मैं समझो कि एक गन्ने को ऐसे, एक छोटे से टुकड़े को ऐसे काट के इसको मैं नीचे जमीन में ऐसे गाड़ देता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि धीरे धीरे वो गन्ना जो है ऐसे बड़ा होने लग जाएगा, उसमें से जो है उसका प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। सेम बात आलू में भी होता है। आलू को आप ऐसे जमीन के अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो वहां पर जो है ऐसे ऊपर तो उसका पौधा आ जाता है और नीचे जो है उसकी जड़ों में बहुत सारे आलू ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे आलू जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, स्टेम के थ्रू हुआ है बेसिकली, है ना। फिर आता है कटिंग्स। अब ये कटिंग्स क्या है तो आप वैसे ही जानते हो, बहुत आसान है। बहुत बार करते हैं ना अपन कि एक पौधा है, उसको कैंची ली और कैंची से उसकी एक पत्ती या एक हिस्सा उसका काटा, है ना, और उसको काट के हम दूसरे गमले में ऐसे उगा देते हैं। तो एक काटा ना आपने, इसको बोलते हैं कटिंग्स। ऐसे उगा दिया, बस हम उसमें मिट्टी विट्टी तो है ही सही, पानी डालो, खाद डालो, तो धीरे धीरे वो प्लांट भी बड़ा होने लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है देखना, समटाइम टू प्लांट आर जॉइंड टुगेदर so that both of them can provide the desired characteristics to the new plant। होता क्या है, जैसे ये अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, इन दोनों प्लांट को हम आपस में से जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जोड़ देते हैं जिससे एक नया डिजायर्ड प्लांट, और ऐसे जोड़ के ऐसे धागे वागे से बांध दो या कपड़े से ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, उसमें से एक नया प्लांट बन के आएगा ऐसा, जो कि हमारा एक डिजायर्ड प्लांट होगा। तो ये क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ऐसा
जो ऊपर वाला प्लांट है उसको सायन बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ध्यान रखना ये बात है ना, ऊपर वाले को सायन, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। तो समटाइम्स टू प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर टू so that both of them can provide the desired characteristics to the new plant, नई characteristics जिससे मिल जाए। one plant remain rooted in the ground, एक जो है वो ग्राउंड में रहता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड स्टॉक, उसको स्टॉक बोलते हैं। एंड प्रोवाइड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वाइल द अदर प्लांट सिस्टम इज अटैच टू इट, दूसरा जो है ऊपर से अटैच करते हैं इसको, जिसको सायन बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, जैसे एप्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, एप्पल है बेटा, ठीक है, ऐसा समझ में आया, ये एप्पल है। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के यहाँ पर एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा, द प्लांट, ठीक है, the plant that are produced with vegetative propagation grow faster than those that are produced with sexual रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो हो रहा है वो बहुत फास्ट ग्रो होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल तरीके से, ठीक है। द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर अहेड ऑफ टाइम, है ना, उनके पास ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, ज्यादा फ्लावर आते हैं, ठीक है, जल्दी आ जाते हैं। The plants that are produced have exactly the same characteristics as that of their parents, है ना, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनके माता पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वैसी की वैसी आ जाती है, बिल्कुल जिससे बन के आए हैं उसके जैसे ही ये दिखते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। मैं आपको मेरे इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ। मस्त मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से नोट्स को भी ले सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कलरफुल प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर चबत के जाना ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ रही है, ठीक है। और हो सके तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना, अपडेट मिलती रहेगी आपको।